Today we are doing our chapter 1 for class 11th English, and this is for subject English. So let's begin with the exercise. Question number 1. Mention the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. जब ऑथर अपना शहर छोड़ के अब्रॉड स्टडी करने जा रहा था तो उनकी दादी के साथ जो रिलेशन था वो किस टाइप का था. आंसर: द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंडमदर बिफोर he left the country to study abroad are given below. The first phase was the period of author's early childhood. During this phase, he used to live with his grandmother in the village. The grandmother used to take care of him from waking him up and getting him ready to accompanying him to the school. Both shared a good friendship with each other. जो पहला फेज़ था वो था चाइल्डहुड वाला फेज़. चाइल्डहुड वाले फेज़ में ऑथर अपनी दादी के साथ गांव में रहा करते थे. जो दादी थी उनकी बहुत केयर करती थी, सुबह उनके साथ उन्हें उठाती थी, स्कूल तक छोड़कर आती थी. दैट मीन्स बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था. The second phase was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with author's parents. उसके बाद जो सेकंड फेज था उसमें दादी और ऑथर शहर में शिफ्ट हो गए ताकि ऑथर के मॉम डैड के साथ रह सके. दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. ये जो था ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती में क्योंकि अब वो एक दूसरे को कम देख पाते थे. थर्ड phase was the time the author joined university. He was given a room of his own and the common link of their friendship was snapped. The grandmother turned to wheel spinning and reciting prayers all day long. She accepted her seclusion with silence. Snapped का मतलब होता है ख़त्म हो जाना and seclusion का मतलब होता है तन्हाई. जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, जब उन्हें वहाँ पे उनका खुद का इंडिविजुअल रूम मिल गया, उस वक्त पे उनकी फ्रेंडशिप पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी. जो दादी थी वह दिन और रात बस व्हील चेयर पर बैठ के दुआएं करती रहती थी. उन्होंने अपनी इस तन्हाई को चुपचाप से एक्सेप्ट कर लिया था. सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल. क्यों दादी का माइंड थोड़ा ख़राब हुआ जब ऑथर सिटी के स्कूल में जा रहे थे. आंसर: द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज फर्स्ट शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन इन इंग्लिश. साइंस शी डिडंट बिलीव इन दैम. Second, no teaching of God and scriptures in the author's English medium school. Third, she was unhappy with the idea of music lesson being given at school. She considered music suitable only for the people with low dignity. दादी को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि अब जो इंग्लिश और साइंस का सिलेबस था वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. बच्चे के इंग्लिश मीडियम स्कूल का कुछ भी भगवान के बारे में बातें नहीं लिखी गई थी उनकी किताबों में. देन म्यूज़िक के अलग से लेक्चर लगा करते थे. दादी का ये मानना था कि म्यूज़िक सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जो लो डिग्निटी वाले होते हैं. नाउ मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप. जब वह बड़ा हो गया तो दादी कैसे अपने दिन व्यतीत करती थी. Answer: the 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are by spinning wheel, reciting prayers and feeding the sparrows. जब वह बड़ा हो गया, छोड़ के चला गया तो दादी माँ अपने कैसे दिन बिताती थी. स्पिनिंग व्हील, चक्के को घुमाती रहती थी. सेकंड, रिसाइटिंग प्रेयर्स, दुआएं करती रहती थी. एंड फीडिंग द स्पैरोज, स्पैरोज को खाना खिलाती रहती थी. सेकंड, mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. मरने से पहले दादी का कैसा बिहेवियर था, ऑड था. आंसर: the grandmother told the family that her end was near. अब वह मरने वाली है. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she wasn't going to waste any more time talking to them. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. omitted का मतलब होता है छोड़े गए. उन्होंने कहा सबसे कि मैं ऑलरेडी काफ़ी दुआएं मांग चुकी हूँ तुम लोगों से, तुम लोगों के लिए. अब मैं और थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. आराम से पीसफुली वह अपने बेड में लेट गई. थर्ड, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड.
स्पैरोज भी दुखी हो गए जब ऑथर की ग्रैंडमदर खत्म हुई। आंसर, द स्पैरोज एंड द ग्रैंडमदर हैड डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, सो द स्पैरोज ऑल्सो मॉन्ड हर डेथ। उनके बीच में रिलेशनशिप बड़ा अच्छा बन गया था, इसलिए स्पैरोज भी दुखी हुए। When the grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning while grandmother's dead body lay there. जब वेरेंडा में दादी की डेड बॉडी रखी गई तो हज़ारों वहाँ पे स्पैरोज आ गए और वहाँ पे वो भी मॉर्न करने लगे। They did not cheer up. Author's mother threw some pieces of bread, but they showed no interest in the breadcrumbs. ऑथर की मॉम ने कुछ ब्रेड के टुकड़े वहाँ पे फेंके, बट स्पैरोज को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। When they carried grandmother's corpse off, they flew away quietly. जैसे ही वहाँ से उन्हें ले गए दादी को, वो भी धीरे धीरे वहाँ से उड़ते चले गए। Thus the sparrow mourned her death and paid their silent tribute to the grand old lady in a very unique manner. चिरप का मतलब होता है बच्चों जो पक्षी जोर जोर से चिल्लाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे पक्षी, मतलब जो उनका बिहेवियर रहता है वैसा नहीं कर रहे थे वह। और जैसी दादी को ले गए वो भी वहाँ पे धीरे से उड़ गए। इस प्रकार उन्होंने साइलेंटली एक ट्रिब्यूट दिया उस ग्रैंड ओल्ड लेडी को। नाउ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस? दादी जो थी वो काफ़ी धार्मिक लेडी थी, कैसे आप कह सकते हैं? आंसर, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट। बहुत ही अच्छा दिल था उनका। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोज़ेरी। उनका हमेशा एक हाथ बिजी रहता था बाय टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोज़ेरी। रोज़ेरी मतलब होता है मन का, एंड बीट्स यानी होता है आभूषण के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। हमेशा ही वह दुआएं मांगती रहती थी। शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी उठ जाया करती थी। शी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटस सिंग सॉन्ग। सुबह सुबह वो एक बहुत ही अच्छे गाने को गा करके अपनी प्रेयर करती थी। एवरी डे शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल। हर दिन ऑथर के साथ स्कूल तक जाती थी। एंड वाइल नरेटर स्टडीड शी सेट इन अ टेम्पल एंड रीड स्क्रिप्चर्स लेटर। बाद में फिर मंदिर में बैठ करके किताबें पढ़ा करती थी। इन द सिटी शी वॉज अनहैप्पी। सिटी में वह दुखी हो गई। दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल। स्कूल में कुछ भी धार्मिक पढ़ाई नहीं होती है। बिफोर डाइंग शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स एंड टर्न टू प्रेयर्स। मरने से पहले उन्होंने अपने परिवार के लोगों से बात करना बंद कर दिया था एंड सिर्फ प्रेयर करती रहती थी एंड टेलिंग द बीट्स। और बीट्स यानी कि कहानियाँ सुनाती रहती थी। सेकेंड, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? क्या उनका रिलेशनशिप बाद में चल के चेंज हो गया था? आंसर, द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज डिड हैव अ बियरिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। जो सर्कमस्टेंसेज चेंज हुए उससे रिलेशनशिप पे थोड़ा सा अंतर पड़ा। द ऑथर हैड एंड हिज ग्रैंडमदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंड्स इन द विलेज। बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे केम टू द सिटी टू लिव विद द ऑथर्स पेरेंट्स। जब वो सिटी आए तो उनका रिलेशनशिप थोड़ा चेंज हुआ। द ऑथर ज्वाइन एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। शी रिमेन कन्फाइंड to home as she could not accompany him to the school. In the new English school, she could not help him in studies. She did not like the kind of education being given to the author at the English school. The grandmother became disturbed as there was no teaching about God and scriptures in the new school. She reconciled herself with spinning and taking to feed to the sparrows. When the narrator grew up, he went up to the university. He was given his own room. The common link of friendship between the author and his grandmother was snapped. His grandmother accepted her seclusion with resignation. No, their feeling for each other did not change, though distance grew between them. बिल्कुल डिस्टेंस तो उन दोनों के बीच में काफ़ी आया, बट उन लोगों की एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी वो कभी भी चेंज नहीं हुई। थर्ड, would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instance that show this. आपको लगता है कि जो दादी थी उनका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था? If yes, then give me the reason. Answer, yes, the author's grandmother was a person strong in character. Yes, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. The instances to prove this are given below. First, the author's grandmother was a person strong in character. She was a picture of contentment, but she had firm convictions about certain things in life.
काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी वो अपनी चीज़ों को लेकर के. सेकेंड, शी हैड हर ओन थॉट्स अबाउट द लर्निंग एट द स्कूल. पढ़ाई कैसी होनी चाहिए स्कूल में, उनके बारे में कुछ अपने ही अलग ख्याल थे. शी कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर फेथफुल देन साइंस एंड म्यूजिक. उन्हें लगता था कि साइंस एंड म्यूजिक पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाएं. In her phase of loneliness and seclusion, she took to wheel spinning and feeding sparrows. व्हील को घुमाते रहना अपने तन्हाई वाले दिनों में एंड स्पैरोज को खाना खिलाते रहना. शी अपीयर्ड कंपोज्ड एंड डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़. जब वो अब्रॉड जा रहे थे स्टडीज़ के लिए तो उन्होंने अपनी कोई भी इमोशन उसके सामने जाहिर नहीं होने दिए. इग्नोरिंग एवरीवन हु ट्राइड टू स्टॉप हर, शी सैंग फॉर सेवरल आवर्स सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग फॉर हर ग्रैंडसन. जब उनका बेटा आने वाला था, जब उनका ग्रैंडसन आने वाला था, तो वो बहुत घंटों तक के गाना गाती रही. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ अ लाइफ, इग्नोरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स, शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड टुक टू रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर बीट्स. उसके बाद उन्होंने अपने अंतिम समय में घर वालों से बातें करना बंद कर दिया और अपनी ही पूजा पाठ में लगी रही. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Have you know someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? क्या आप ग्रैंडमदर जैसे आप भी किसी व्यक्ति को जानते हो? आंसर, यस, आई न्यू समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर. इट वॉज माई ओन ग्रैंडमदर हु पास्ड अवे रिसेंटली. द इंस्टेंट सेंस ऑफ लॉस इज वेरी हार्ट wrenching as I spent almost 15 years of my life with her. Or you can say, no, I have never known someone the way the author knew his grandmother. Thus, I have never felt the sense of grief presented in this story. हाँ, हम जानते हैं या हम नहीं जानते, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं. Now, which language do you think the author and his grandmother used while talking to each other? Answer, the author and his grandmother might have used their mother tongue to converse with each other. As the author, Khushwant Singh, belonged to Punjab, the language used by them might be Punjabi. Might be वो लोग अपनी mother tongue use करते हो, दादी and the grandson. And क्योंकि खुशवंत सिंह फ्रॉम पंजाब थे तो शायद वो पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ किया करते होंगे. सेकेंड, विच लैंग्वेज डू यू यूज़ टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? योर मदर टंग, जो भी मदर टंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, भोजपुरी एक्सेट्रा. हाउ वुड यू से अ डिलैपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? डिलैपिडेटेड ड्रम को आप आपकी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? नो योर मीनिंग इन मदर टंग. इन हिंदी इट इज़ फटा हुआ ढोलक. डिलैपिडेटेड ड्रम को हम कहते हैं हिंदी में फटा हुआ ढोलक. नाउ वर्किंग विद वर्ड्स. फर्स्ट, नोटिस द फॉलोइंग यूज ऑफ द वर्ड टेल इन द टेक्स्ट. आंसर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोज़ेरी. सेकेंड, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. थर्ड, एट हर एज वन कुड नेवर टेल. शी टोल्ड्स अस दैट हर एंड वॉज नियर. टेल के जो भी डिफरेंट मीनिंग यूज़ किए गए हैं वो आपको सब लिखने थे. सेकेंड, गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट सेंसेज ऑफ द वर्ड टेल. मैच द मीनिंग टू द यूज लिसन बिलो. टेल के जो अलग अलग मीनिंग दिए गए उससे आपको मैच करना है. पहला है, मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स. मेक समथिंग नोन टू समवन इन स्पोकन और रिटन वर्ड्स. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. सेकेंड, काउंट वाइल रिसाइटिंग. Count while reciting, her fingers were busy telling the beats of the rosary. Be sure, at her age, one could never tell. Given information to somebody, she told us that her end was near. Now, notice the different senses of the word take. First, to take to something, to begin to do something as a habit, or to take ill, to suddenly become ill. Locate these phrases in the text and notice the way they are used. The instances where these phrases have been used in the story are given below. First, she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. The phrase refers to the daily activity that the author's grandmother took up when they shifted to the city. Second, the next morning she was taken ill. This phrase refers to the author's grandmother's sudden illness. With this, we are done with the chapter 1. Do write in your copies.